गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को क्रिसमस और न्यू ईयर की एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उन सारे बच्चों से बात करना चाहता हूं जो इस साल जेई मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या जेई एडवांस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। बच्चों, जेई मेन के सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव है और वैसे तो वो बदलाव आपको एनटीए की वेबसाइट पे आराम से देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि अगर टीचर उसको हाईलाइट कर दे तो हमें अच्छे से पता रहता है कि हमें वहाँ फोकस करना है, नहीं करना, वास्तव में क्या चीज़ हटी है, क्या चीज़ नहीं हटी है, प्लस उसका पिछले साल से कंपैरिजन। क्योंकि आप लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि दोनों साल के सिलेबस को निकाल करके आप देख सको। हमारे पास लगभग 1 महीना है और जैसा कि आप जानते हैं 2024 का जो जेई मेन का पहला अटेम्प्ट है वो जनवरी के लास्ट वीक में होगा। तो लगभग 1 महीना हमारे पास है और इस 1 महीने में अगर हम अच्छे से रिवाइज करें, जेई मेन के पैटर्न को समझें और अगर हम अपनी स्ट्रेटजी पे कायम रहें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बच्चों याद रखिएगा, वो सारे बच्चे जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मूल मंत्र है, जनवरी का अगर आपका जेई मेन का अटेम्प्ट अच्छा हो जाता है तो उससे आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि उसके बाद बोर्ड्स आते हैं 12th वाले बच्चों के लिए खास तौर पे, तो थोड़ा सा उस समय उनको टाइम देना होता है। और अगर उनका जनवरी का अटेम्प्ट अच्छा हो जाता है तो मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एनआईटी की जो सीट है वो हमने सिक्योर कर ली है। नाउ वी कैन कम्प्लीटली फोकस ऑन बोर्ड एंड एडवांस्ड एग्जाम। अगर कोई बच्चा रिपीटर है, हालांकि रिपीटर वाले बच्चों का इस टाइम तक कोर्स पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता, लेकिन अगर रिपीटर है और अगर उसने अच्छा स्कोर कर लिया है जेई मेन 1 में तो वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि जनवरी के बाद से ही फिर वो एडवांस की तैयारी कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि अच्छी स्ट्रेटेजी से अगर आप तैयारी करते हैं, अच्छी तरह से आप उसको प्रिपेयर करते हैं, तो आप यहाँ से अपने माइंड को एक सुकून दे सकते हैं जो आपके आने वाले समय में आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जेई मेन में किन टॉपिक्स का एडिशन हुआ है, किन टॉपिक्स का रिडक्शन हुआ है, किन का सब्ट्रैक्शन हुआ है। तो सबसे पहले चलिए, खैर ये सामने हमारा एक छोटा सा फ्लायर आया है। ये एक बात और बता दूं, जो बच्चे आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, जो बच्चे आने वाले टाइम में 11th क्लास में कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ पे आईए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो बैच है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में स्टार्ट होगा। बाद में अप्रैल ऑनवर्ड ये पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में होगा। इस बैच की हिस्ट्री ये है कि ये वो बैच है जिसने बहुत सारी अच्छी अच्छी रैंक्स दी है। पास्ट में कुछ रैंक्स ऐसी हैं जो यहाँ हमने लिस्ट नहीं करी, लेकिन जैसे 4th रैंक भी इसी बैच से निकली है, 2nd रैंक, 5th रैंक, इस तरह की रैंक्स निकली है। ये रिसेंट रैंक्स हम आपके सामने लेकर के यहाँ पे ला रहे हैं। तो 5th रैंक जैसा कि मयंक मोटवानी जेई 2022 में आई थी, धनंजय केजरीवाल 2020 में आई थी, उसके अलावा संकल्प पाराशर 29th रैंक 2020 में आई थी, आर्यन, ये सब बच्चे इसी आईए बैच के हैं, अर्ली स्टार्ट वाले बैच के हैं। तो आप लोग कहीं पर भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, हमारे ऑनलाइन बैच में यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। फिलहाल थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपके बोर्ड डिस्टर्ब होंगे। आपको हल्का हल्का सा एक आध 2 क्लास का जो है हल्का टच दिया जाएगा ताकि आप हमसे कनेक्ट हो सको, कोटा की जो टीचिंग पैडागोगी है उसको हल्का हल्का सा फील कर सको, महसूस कर सको, ताकि जब आप अप्रैल में यहाँ पर हमारे पास आओ तो आप एकदम से रिदम में रहो, आपको एकदम से जर्क ना लगे। तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। देन व्यापक कोर्स उन बच्चों के लिए है जो भी 11th में है, कहीं ना कहीं से उन्होंने 11th की प्रिपरेशन करी है बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे फील कि वो कहीं ना कहीं कमजोरी रह गई है। तो रिलायबल की जो अनुभवी टीम है वो आपके लिए व्यापक कोर्स लेकर के आई है जिसमें आपको 11th और 12th दोनों का ही पढ़ाया जाएगा। तो आपने कहीं से भी 11th करी हो, लेकिन हम आपको फिर से 11th पढ़ाएंगे अपनी स्टाइल में, उसके बाद आपको 12th पढ़ाया जाएगा और विद इन 1 ईयर यू विल बी रेडी फॉर आईटी, जेई एडवांस्ड एंड जेई मेन। So now finally coming to the topics which are added and which are deleted। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं deleted topics की, क्योंकि मेनली अगर देखा जाए तो deleted topics ही इसके अंदर हैं। जो added topics हैं वो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में ऑलरेडी थे भी सही, लेकिन फिर भी इस बार उन्होंने अलग से नाम लिखा है तो इसका हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो टॉपिक डिलीट हुआ है, पहला फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये वाला जो टॉपिक है ये डिलीट हुआ है, यानी कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं प्रेसिशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ से हट गया है ना। एक तरह से वो जो फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे हट गया है। वैसे मैंने इसके कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पास्ट में देखे भी नहीं हैं,
जीरो वेक्टर जो है वो हट गया है। यहाँ पिछले बार इसका नाम था, इस बार इसका नाम नहीं है, बट ये दोनों कोई मेजर डिलीशन नहीं है। जहाँ मेजर डिलीशन है वो ये है बच्चों, पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो अब जेईई एडवांस का सिलेबस नहीं है, जो कि पहले हुआ करता था। रेनॉल्ड नंबर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेनॉल्ड नंबर फ्लूइड में आता है, जो कि जेईई एडवांस, जेईई मेन। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अब जेईई मेन का सिलेबस नहीं है। रेनॉल्ड नंबर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बोथ आर नॉट इन जेईई मेन सिलेबस नाउ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो रेडिएशन का एक मेजर लॉ हुआ करता था। पास्ट में इस पे बहुत क्वेश्चंस बने हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इसको हटा दिया है। इसका मतलब रेडिएशन में अगर टेक्निकली देखा जाए तो अब सिर्फ जो है किरचॉफ्स लॉ बचा है, स्टीफन्स लॉ बचा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वीन्स लॉ बचा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वहाँ से हट चुका है। कार्नो इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी हट चुका है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये एक पोर्शन है जो अब हटा दिया गया है, यानी कि टेक्निकली वहाँ पे सेकंड लॉ नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कार्नो इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी अगर हटा है तो रिवर्स कार्नो इंजन भी टेक्निकली हट गया है। इसका मतलब रेफ्रिजरेटर वाला जो पार्ट है, वैसे यहाँ लिखा नहीं है बट मुझे लग नहीं रहा कि उसका कोई औचित्य अब रह जाता है, तो रेफ्रिजरेटर भी मेरे को लगता है एक तरह से हटा हुआ सही मान सकते हैं। हालांकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, सेफ साइड के लिए आप उसको पढ़ सकते हो, लेकिन कार्नो इंजन पे जो रिवर्स कार्नो इंजन पे बेस्ड रेफ्रिजरेटर होता है, जब कार्नो इंजन नहीं है तो रिवर्स कैसे हो सकता है, तो टेक्निकली दोनों ही हट गए यहाँ पे। फोर्स एंड डैम्ड ऑसिलेशन, इसका बड़ा स्ट्रेस रहता है बच्चों को, क्योंकि इसमें फॉर्मूले वगैरह आते हैं, तो थोड़ा सा फोर्स ऑसिलेशन का थोड़ा टफ फॉर्मूला होता है। तो लेकिन हालांकि फोर्स ऑसिलेशन का कोई बहुत मेजर सवाल पिछले 10-12 सालों में मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ से हट चुका है, तो हमारे लिए एक रिलीफ है। रेजोनेंस, डॉपलर इफेक्ट एंड साउंड, डॉपलर इफेक्ट एंड साउंड और रेजोनेंस, ये दोनों के दोनों जो पोर्शन है ये जेईई मेन के सिलेबस में अब नहीं है। ये एक बड़ा पोर्शन हटा है। डॉपलर इफेक्ट पे पास्ट में बहुत क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इस बार इसको हटा दिया गया है। रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल कलर कोड, वो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ और रटना पड़ता था, तो हम लोगों को वो कलर कोड वाला जो पोर्शन है वो भी यहाँ पर नहीं है। हालांकि ये एनसीईआरटी में है, बोर्ड में ये चीज़ आ सकती है। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, अगर देखा जाए ना तो मीटर्स में पोटेंशियोमीटर बहुत मेजर पोर्शन हुआ करता था, लेकिन अब वो जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है। साइक्लोट्रॉन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एलिमेंट्स, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी, हिस्टेरेसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स, ये सब अब जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है। लेकिन उसी कड़ी में अगर अपन देखें तो यहाँ पर कुछ एडिशन है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, हालांकि एनसीईआरटी में ऑलरेडी थे, वो पहले से ही था, हम लोग उसको पहले से पढ़ाते थे, तो मैं नहीं मानता ये कोई मेजर एडिशन है। ठीक है। पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी क्यूरीज लॉ जो है वो इनके हिसाब से अब एडिशन में आ चुका है, तो थोड़ा सा फोकस आप उस पर कर सकते हो। हालांकि दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ बोल रहे हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी ये हटा रहे हैं और इनको जोड़ रहे हैं, तो इस घटना से मुझे, इस एडिशन इस डिलीशन से मुझे जो लग रहा है वो ये है कि ये चाहते हैं कि हमें खाली जो फंडामेंटल नॉलेज है फेरो, पैरा, डाया मैग्नेटिक की वो होनी चाहिए अलोंग विद क्यूरीज लॉ। तो कहीं ना कहीं ऐसा हिंट लग रहा है कि क्यूरीज लॉ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, जिस तरह से एडिशन दिखाया जा रहा है। देन जो रिमूव्ड टॉपिक हैं उनमें रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, फॉर्मूला बेस्ड होता है, पास्ट में इस पे क्वेश्चन आए हैं लेकिन ये हट गया है। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये भी अब जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, टोटली एक तरह से कह सकते हो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी वाला जो पोर्शन है वो पूरी तरह से हट गया है। तो हमारे पास बचा क्या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में? बाइंडिंग एनर्जी एंड न्यूक्लियस, छोटा सा पोर्शन बचा है, एक बड़ा मेजर पोर्शन यहाँ से हट चुका है। जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, मोटा तौर पे देखा जाए तो ट्रांजिस्टर जो है यहाँ से हट चुका है। ठीक है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हट चुका है, जो कि एक बड़ा स्ट्रेसफुल पोर्शन हुआ करता था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों डायोड तक तो बड़ा कंफर्टेबल रहते हैं
उसके अलावा लॉजिक गेट्स में भी कंफर्टेबल रहते हैं। ये जैसे ही ट्रांजिस्टर आता है कहीं ना कहीं माइंड पे स्ट्रेस आ जाती है, क्योंकि उसमें कई तरह के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, तो कहीं ना कहीं घबराहट सी होती है उसको बनाने में, याद करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। ये वाला जो पोर्शन है ये हट चुका है यहाँ पे, ये आपका सेमीकंडक्टर का पोर्शन है। कम्युनिकेशन सिस्टम, ये पूरा का पूरा टॉपिक हट चुका है। मेरे को पहले से ही लगता था कि ये टॉपिक का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग का बहुत सारा पोर्शन लगता है। हालांकि इसकी इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए काम की इन्फॉर्मेशन होती है, बिकॉज डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं हाउ कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो थोड़ा सा एक बच्चों को आइडिया लगता था। लेकिन यहाँ इस लेवल पे जहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता जो इसमें इस्तेमाल होती है, इस टॉपिक का वैसे भी कोई औचित्य था नहीं। तो ये बहुत अच्छा डिलीशन हुआ है, और एक माइंड के, हमारे जो माइंड पे स्ट्रेस होती है उसको कम करने में ये फायदेमंद है। देन एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में प्लॉटिंग अ कूलिंग कर्व फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड टाइम, कैलोरीमीटर वाला एक्सपेरिमेंट हट गया है। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल वाला एक्सपेरिमेंट, हालांकि ये फॉर्मूला होता है, ज़्यादातर तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है इसके अंदर। बेस ट्रांजिस्टर को आइडेंटिफाई करने वाला, ऑब्वियस सी बात है ट्रांजिस्टर से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट हट गए हैं, तो ये सब चीज़ें जो है हट चुकी हैं। एलईडी वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो भी हट चुका है। चेक द करेक्शंस ऑफ अदरवाइज ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ ए डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट के जो करेक्टनेस था, यानी कि उसमें जो आपने कनेक्शन किए वो करेक्ट किए हैं कि नहीं किए हैं, वो सब एक्सपेरिमेंट यहाँ से हट चुके हैं। तो ये थे बच्चों हटने वाले टॉपिक। मोटा मोटा मुझे लग रहा है जैसे मैं हमेशा जेईई मेन के एग्ज़ाम से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया करता था। उस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स हुआ करते थे, उसमें सेमीकंडक्टर, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का खास तौर पे नाम आता था। उसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स का नाम आता था। इस बार उनमें से बहुत बड़ा पोर्शन हट चुका है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम आता था। तो वो सारे पिक्यूलियर टॉपिक्स जो कहीं ना कहीं कम पढ़े जाते हैं, कम पढ़ाए जाते हैं, बच्चों का फोकस उन पे थोड़ा सा कम रहता है, उनमें से बहुत बड़ा पोर्शन हट चुका है। अब बहुत थोड़े से टॉपिक उनमें से बाकी हैं, जैसे कि डिफरेक्शन पोलराइजेशन है। उसके अलावा आप देखें तो ये एक्सपेरिमेंट एंड एरर के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट इसके अंदर बाकी हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मैं हमेशा बोला करता था कि इन पे क्वेश्चंस आएंगे, वो थोड़ा सा हट चुके हैं। इसका मतलब जेईई मेन जो है वो ट्रेडिशनल एडवांस्ड वाले पैटर्न की तरफ जा रहा है, जहाँ पर उनका फोकस होगा मैकेनिक्स पर, जहाँ पर उनका फोकस होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर, जहाँ पर उनका फोकस होगा नॉर्मल रे ऑप्टिक्स पर, ना कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स पर। तो थोड़ा सा अपने लिए ठीक है। एडिशन वाले टॉपिक्स की अगर बात करें तो एडिशन वाले टॉपिक्स की बात कर लेते हैं एक बारी, जो टॉपिक जुड़े हैं। चलिए, सबसे पहले जो टॉपिक जुड़ा है वो है व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। तो मेरा ही मानना है कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ाते भी थे ना, कोचिंग्स में तो पढ़ाते ही हैं। उसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है एनसीईआरटी में भी है, तो स्कूल्स में भी डेफिनेटली पढ़ाया जाता होगा। तो ये बस नाम यहाँ जोड़ा है, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे कैरिकुलम में होता है। मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ये भी ऑलरेडी हमारे कैरिकुलम का पार्ट होता है। सो आई डोंट फाइंड it as a new addition, it is already there in our curriculum. Equilibrium of rigid bodies, comparison of linear and rotational motion, ये वाला पोर्शन भी हमारे कैरिकुलम में ऑलरेडी होता है। तो बस ये कह सकते हो कि फॉर्मल एडिशन है यहाँ पे नाम का, बाकी कैरिकुलम में ऑलरेडी था। और ऐसा नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कैरिकुलम में था, ये एनसीईआरटी के कैरिकुलम में है, तो वहाँ ऑलरेडी पढ़ाया जाता है। मोशन ऑफ ए सैटेलाइट, टाइम पीरियड, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये एडिशन हुआ है जो कि ऑलरेडी कैरिकुलम में था। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, क्रिटिकल वेलोसिटी, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस ए कर्व्ड सरफेस, ये भी कैरिकुलम में था, हम लोग पढ़ाते हैं इसको। ठीक है। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ये दो जगह पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है और फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो ये ऑलरेडी हमारे सिलेबस का हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ फॉर्मल नाम इसका जोड़ा गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ये कैरिकुलम में है, बल्कि जेईई एडवांस में इसके कई क्वेश्चन पास्ट में आ चुके हैं, जहाँ पे आप डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, फोर्स निकालते हो। मोबिलिटी एंड इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये पोर्शन जो है वैसे कैरिकुलम में है, लेकिन इसको जनरली हम सेमीकंडक्टर में जाके इंट्रोड्यूस करते हैं। मोबिलिटी हम लोग करंट में इंट्रोड्यूस नहीं करते, सेमीकंडक्टर तक का वेट करते हैं। लेकिन
फिर भी इसका नाम लिया गया है तो एक बार आप मोबिलिटी के फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा। सेमीकंडक्टर में इसको हम लोग पढ़ाते हैं, बट यू कैन ऑल्सो रिलेट दिस विद नॉर्मल कंडक्टर्स इन करंट इन कंडक्टर्स, तो वहाँ पर भी आपको रिलेट करने को मिल जाएगा। फर्क इतना सा है कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की मोबिलिटी आती है, कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी आएगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी करिकुलम में था, यहाँ पर इसका नाम लिखा गया है, एडिशन किया गया है स्पेशली। लास्ट में डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो जोड़ा गया है, ये भी हमारे करिकुलम में है। एनसीईआरटी में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर खोलते हो तो उसमें जहाँ तक मुझे ध्यान है दूसरे पेज पे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया गया है। तो ऑलरेडी स्कूल्स में पढ़ाते थे, कोचिंग्स में पढ़ाते थे, बस एक बार फॉर्मल एडिशन यहाँ पे हुआ है। तो बच्चों ये थे वो सारे टॉपिक्स जो फिजिक्स में हटे हैं या फिर जुड़े हैं। जुड़ने के नाम पर तो मुझे लगता है कि कोई खास एडिशन हुआ नहीं है, लेकिन हटने के नाम पे हमारे दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे और उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो जेईई मेन का करिकुलम है, जो जेईई मेन में आने वाले हैं। एक बात और याद रखिएगा, जेईई मेन रिपीटेटिव नेचर का एग्ज़ाम होता है, यानी कि पास के 5 साल के क्वेश्चंस के पैटर्न को अगर आप देखें तो मोस्टली उनमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि आप PYQs जरूर करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जेईई मेन में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होती है और हमें फास्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। तो स्पीड का ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिविटी का ध्यान रखिएगा। जेईई मेन के अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आपको 30 में से 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, उस ऑप्शंस का भी ध्यान रखिए, उसका फ़ायदा उठाइएगा। और एक लास्ट बात और, मैंने ऑब्जर्व किया है कि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो जेईई मेन हो चाहे एडवांस्ड हो, उसमें जो इंटीजर वाले क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो स्कोरिंग होते हैं। तो आपको अगर लगे तो आप सबसे पहले इंटीजर वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। अगर आपको लगे कि यार इंटीजर वाले क्वेश्चन टफ हैं तो वापस आप SCQ पे शिफ्ट हो सकते हैं। सो विद दिस आई विल क्लोज। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर जेईई मेन 2024। थैंक यू वेरी मच।